नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम हिंदी का प्रश्न पत्र हल करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर आता है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए दिया जाता है। पहला प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये गलत आंसर है, क्योंकि प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये भी गलत है, क्योंकि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ नाटक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ये सही आंसर है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये गलत आंसर है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इस तरह से इसमें तीसरा आंसर सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। पहले का ख: निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इंद्रजाल, मेरी यूरोप यात्रा, अर्धनारीश्वर, हिमालय की पुकार। इसमें हम सभी लेखकों के नाम देखते हैं। इंद्रजाल कहानी है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अर्धनारीश्वर निबंध है, जिसके लेखक दिनकर हैं। हिमालय की पुकार आलोचना है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। पहले का ग: अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आपको सिर्फ नाटक विधा की रचना है लिखना है, क्योंकि इतना ही पूछा गया है। एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। एकांकी विधा के लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय है, और इनकी एकांकी का नाम है कुछ फीचर कुछ एकांकी। पहले का अंग: बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न 2: प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर: प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस युग के कवियों ने स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया। उसने रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या तथा मजदूरों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया। दूसरा, प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना। दूसरे का ख: रीतकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा, आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रश्न ग: निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। पहला, कविप्रिया। इसके रचनाकार हैं केशव। दूसरा, पंचवटी। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा, उत्तरायण। उत्तरायण के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। चौथा, रेणुका। रेणुका एक काव्य है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न 3: निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्न 1: उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बुरी संगत भयानक रोग के समान होती है।
यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। बुद्धि का भी क्षय करता है, क्षय मतलब नष्ट करना। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई है तो वह पत्थर की चक्की के भांति पैरों में बंध जाती है। वह कितना भी निकलने का प्रयास करे, बुरी संगत से निकल नहीं पाता है। वह गतिहीन हो जाता है, बुरी संगत में फंस करके वह रह जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। लेकिन यदि वह अच्छी संगति करता है, अच्छे लोगों के साथ वह मिल जाता है, तो बुरी संगत में पड़ा हुआ व्यक्ति भी सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ जाता है। तीसरा, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? उत्तर, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाएगा, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। इसमें खा क्वेश्चन है निंदा रस से, ये आप लोगों में इस साल नहीं है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाहि। पहले संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग। इस दोहे में कवि बिहारी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की, जो इस संसार का निर्माता है, सच्चे रूप में भक्ति नहीं की गई है। व्याख्या। जगत जनायो जिह सकल। कवि बिहारी कहते हैं, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया, सो हरि जान्यो नाही, उस परमात्मा को संसार द्वारा ठीक प्रकार से जाना नहीं गया। जो आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, आँख न देखी जाए, लेकिन आँख से आँख को नहीं देखा जा सकता, आँख नहीं देखी जा सकती। जप माला छापा तिलक सरन एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताई है और भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। व्याख्या। कवि कहते हैं, जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक चंदन का टीका लगाने से या चंदन का तिलक लगाने से, सरय न एको काम, ये सब बाह्य आडंबर करने से कोई भी काम, सरय मतलब पूरा, कोई भी काम पूरा नहीं होता। एको काम, एक भी काम पूरा नहीं होता। मन काचे नाचे वृथा, हमारा मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है। वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। मन काचे नाचे वृथा, ईश्वर की भक्ति में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में भटकता फिरता है। साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इसमें कवि ने सच्ची भक्ति पर बल दिया है और बाह्य आडंबरों का निराकरण किया है। बाह्य आडंबरों को कहा है कि वे सच्ची भक्ति नहीं है। साहित्यिक भाषा में इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, भक्ति रस है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। चौथे का ख, मेरे जीवन का आज मोक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। सबसे पहले इसका संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक कविता से उद्धृत हैं।
जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित है। प्रसंग: कवित्री इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती है। व्याख्या देखते हैं। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। कवित्री अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी जी चाहती हैं उनका शरीर तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उनका शरीर, तन मतलब शरीर, साधकता को छूले। साधकता साधना का गुण हिमालय की तरह कठोर और साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। और हृदय मन ले करुणा की थाह नाप, मन ले हृदय, उनका मन या उनके हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे। उर में पावस दृग में विहान, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति उद्भाषित होती रहे। काव्य सौंदर्य साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, शांत रस है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण भी है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तन तेरी, ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 5, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। सूरदास, बिहारी लाल और राम नरेश त्रिपाठी, इनका जीवन परिचय लिखनी है और इनका एक कोई भी रचना आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, अत्यधिक विख्यात या प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगाया, निर्मल जल की तरंगों या लहरों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः, इसके, घट्टानाम, घाटों की, वलयाकृति, गोलाकार पंक्ति, धवलायाम, धवल सफ़ेद, चंद्रिकायाम, चांदनी में, बहुराजते, अत्यधिक सुशोभित होती है। राजते, सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः, अनगिनत, पर्यटकाः, पर्यटक, सुदूरेभ्यः, सुदूर, दूर दूर से, देशेभ्यः, देशों से, नित्यम, रोज, अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य, और इसके घाटों की शोभा विलोक्य देखकर इमाम, इसकी बहु अत्यधिक प्रशंसन्ति, प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत परिचायका के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्त विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अनुवाद देखते हैं। कोकिल, इसमें 2 अर्थ आएंगे, एक कोयल के पक्ष में, एक मनुष्य के पक्ष में। तो पहले हम कोयल के पक्ष में अर्थ लेंगे, इसके बाद मनुष्य के पक्ष में अर्थ लेंगे। कोकिल, यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। हे कोयल, यापय बिताओ, तावद तब तक, विरसान नीरस, विटपेशु वृक्षों पर। हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो।
यावद मिलदलिमालः को अपि रसालः समुल्लसति। रसालः आम का वृक्ष। यावद जब तक, समुल्लसति सामने आता है या सुशोभित होता है। मिलदलिमालः मतलब भौरों का समूह जो एक जगह एकत्रित हो। जब तक बौरों वाला कोई रसाल या आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। मनुष्य के पक्ष में, हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुणों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है लेकिन आपकी ही पुस्तक का हो, उसको इसमें लिखना है। तो आप 2 श्लोक याद करोगे, क्योंकि एक श्लोक तो आएगा, 2 श्लोक याद करोगे आप तो एक नहीं आएगा, तो आप वो लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं इसमें। पहला प्रश्न है, कविः चातकं किं शिक्षयति। कविः चातकं शिक्षयति यत् सः प्रत्येकं प्रतिदिन वचः न वदतु। दूसरा प्रश्न है, अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। उत्तर है, अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। तीसरा प्रश्न है, श्रीः केन वर्धते। श्रीः उद्यमेन वर्धते। चौथा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अगला प्रश्न है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण भी दीजिए। क्लास 10th में 2 ही रस हैं, हास्य रस या करुण रस। आप एक रस तैयार कर सकते हैं। हम हास्य रस ले रहे हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। परिभाषा, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी, चेष्टाएं इसके विभाव होते हैं। उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नार दुखारे गौतमतीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भलो रघुनायक जू करुणा करे कानन को पहुधारे। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव हास है। विभाव में आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, विंध्य के वासी तपस्वी और आश्रय पाठक हैं। उद्दीपन, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना। अनुभाव हंसना है और संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। अगला प्रश्न है, ख, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण दीजिए। 10th में 3 अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदव हरिराई। उदाहरण है, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अथवा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है। वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रहता है। जैसे
हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण, उपमेय हरिपद है, उपमान कमल है, वाचक शब्द इसमें से है, साधारण धर्म कोमल है, इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, रोला अथवा सोरठा छंद के लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अथवा एक ही करना है और दो ही है, रोला और सोरठा ही है, तो इसमें हम लोग सोरठा छंद लेते हैं। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। वी से विकास और विज्ञान। आप लोगों को एक ही एक शब्द बनाना है, एक से ज़्यादा नहीं बनाना है। मैं 2-2 शब्द बता रही हूँ। तो वी से विकास और विज्ञान। अन से अनमोल और अनसुना। अप से अपमान और अपराध। परि से परिक्रमा और परिणाम। सु से सुपुत्र और सुकर्म। उप से उपस्थिति और उपदेश। प्रश्न 9 का ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। वाह, एक एक शब्द ही लिखना है आप लोगों को, मैं 2-2 शब्द बता रही हूँ। वाह से दिखावा और पहनावा। त्वा से लघुत्व और महत्व। तीसरा है ता से कविता और सुंदरता। पन से बचपन और पागलपन। हट से घबराहट और गर्माहट। पांचवा है छठवां आई से भलाई पढ़ाई। तो पढ़ाई लिखाई 2 बन गए, लिखना एक ही है। ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। माता पिता। माता और पिता, यहाँ पर द्वंद्व समास है, इसमें और शब्द का लोप था और संयोजक शब्द है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तीसरी की तरफ इंगित कर रहा है, अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास, इस साल बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास 10th में नहीं है। महात्मा, महान है जो आत्मा, जो कर्मधारय समास भी नहीं है इस बार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। 3 संख्या, पहला शब्द संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान जी, तीसरी तरफ इंगित कर रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास। प्रश्न 9 का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला है निर्गुण, निर्गुण का निर्गुण। दूसरा लखन, लखन का लक्ष्मण। तीसरा काग, काग का काक। चौथा है नेह, नेह का स्नेह। बाती, बाती का है वर्तिका। नौवें का अंगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। सरिता, सरिता का 2 पर्यायवाची नदी और सलिला। अग्नि, अग्नि का 2 पर्यायवाची अनल पावक। वायु, वायु का 2 पर्यायवाची पवन मारुत। सूर्य, सूर्य का 2 पर्यायवाची रवि भानु। आकाश, आकाश का 2 पर्यायवाची नभ और अंबर। 10वें का क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए।
अतिधन उक्ति, अत्युक्ति, यण संधि। गुरुधन आदेश है, गुरुवादेश है, इसमें भी यण संधि है। बाकी की 2 संधियाँ वृद्धि संधि में हैं और इस साल आप लोगों में वृद्धि संधि नहीं है। 10वें का ख, निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति के बहुवचन में लिखिए। फल अथवा पयस। इस बार पयस, तद और युष्मद आप लोगों में नहीं है, फल और मति के शब्द रूप हैं। तो फल का पंचमी विभक्ति फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य है, तो इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन फलेभ्य होगा। 10वें का ग, निम्नलिखित में किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। इस बार आप लोगों में पठानी मतलब पठ धातु और हस धातु है, तो पठानी लोट लकार एक वचन उत्तम पुरुष है। हसेयम, हसेयम विधिलिंग लकार एक वचन उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं आज वाराणसी जाऊंगा। इसका अनुवाद है अहम अद्य वाराणसी गमिष्यामि। दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन कीर्ति वर्धयति। देशभक्त निर्भीक होते हैं, देशभक्ताः निर्भीकः भवन्ति। सभी छात्र पत्र लिखते हैं, सर्वाः छात्राः पत्रम लिखन्ति। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला, नैतिक शिक्षा का महत्व। दूसरा, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय। तीसरा, किसी खेल का आंखों देखा वर्णन। चौथा, मोबाइल फ़ोन के अतिप्रयोग से संभावित हानियाँ। 5वां, यातायात की समस्याएं एवं समाधान। ये आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया रहता है निबंध, हर तरह के निबंध दिए रहते हैं और उसी में से निबंध आते हैं, तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। 12वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोगों में तुमुल खंड काव्य है, तो तुमुल खंड काव्य का वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का प्रश्न पत्र। इसी के आधार पर प्रश्न पत्र आता है। आपका पहला प्रश्न जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पर उसको समाप्त करके, पहला प्रश्न जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पर आप उसको समाप्त करिए और नए पेज से नया प्रश्न लिखना शुरू करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, संकेतांक दिया होता है, संकेतांक आपको कॉपी में लिखना होता है। जैसे आपकी हिंदी में संकेतांक है 801 और ब्रैकेट में AE, तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना होगा। और कहीं भी आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।